नमस्कार दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर क्लास चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 200 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज पार्ट 3 आरंभ होने जा रहा है और आज भी जो है हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। नेट, सेट, टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल की जो प्रमुख विधाएं हैं उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, नाटक, इनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ब्रजभाषा के अंतिम महाकवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ब्रजभाषा के अंतिम महाकवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कहानी की तलाश में कहानी संग्रह किसका है? तो कहानी की तलाश में कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलका सरावगी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किस आलोचक ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गोपाल राय। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। शब्दों के आलोक में संस्मरण की लेखिका कौन है? तो शब्दों के आलोक में संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित नाटक मृणाल पांडे द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से कौन सा नाटक जो है मृणाल पांडे ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुम लौट आओ। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित बाल एकांकियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आता है पैसों का पेड़। इसके लेखक कौन है? पैसों का पेड़। तो इसके लेखक है कमलेश्वर। इसके बाद आता है हारिए ना हिम्मत। इसके लेखक कौन है? हारिए ना हिम्मत। तो इसके लेखक हैं राधे श्याम प्रगल्भ। उसके बाद आता है ज्योतिष का चमत्कार। इसके लेखक हैं घनश्याम गोयल। और फिर आता है जासूसी का शौक। इसके लेखक हैं राजकमल जौहरी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृति भिखारीदास द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से कौन सी काव्य कृति जो है जिसके लेखक भिखारीदास नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काव्य विवेक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किसने दिनमान पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो किसने दिनमान पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस लेखक को हिंदी कहानी सम्राट कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस लेखक को हिंदी कहानी सम्राट कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंजू भणई मृणाल वही जुबणु गयऊ न झूरी, जय शक्कर समखंड थिय तो इस मीठी चूरी। ये पंक्ति किस कवि की है? किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री मेरुतुंग। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का पहला समस्या नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला समस्या नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
वाणी के बिना अर्थ गूंगा है, ये कथन किस आलोचक का है? तो वाणी के बिना अर्थ गूंगा है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला कौआ कहानी के लेखक कौन है? काला कौआ, तो इसके लेखक हैं शैलेश मटियानी। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काला कौआ किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी के अंतर्गत। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्लीगड्डू उपन्यास की लेखिका कौन है? गिल्लीगड्डू, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रा मुदगल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाल नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आता है हमें बापू से शिकायत है, ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं अमृतलाल बेगड़। फिर आता है हिरण्यकश्यप मर्डर केस, ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं श्री कृष्ण। उसके बाद आता है ये भी धरती के बेटे हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य। और फिर आता है बाल संसद, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक निबंध के लेखक कौन है? नाटक निबंध, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है? तो इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। समुद्रगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो भ्रष्टाचार की जय कहानी की लेखिका कौन है? तो बोलो भ्रष्टाचार की जय, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुधा अरोड़ा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोलो भ्रष्टाचार की जय किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कहानी के अंतर्गत। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस्सा कुर्सी का नाटक के लेखक कौन है? तो किस्सा कुर्सी का नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृत नाहटा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से आलोचक ने शिवप्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन से आलोचक ने शिवप्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी कवि समाज के संस्थापक कौन थे? तो काशी कवि समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोस्वामी जीवन लाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आता है सावनी समा। सावनी समा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमृत राय। ठीक याद रखिएगा, अमृत राय। फिर आता है कलयुग। कलयुग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेहरुनिसा परवेज। फिर आता है काली बर्फ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रकांता। और फिर आता है दरियाई घोड़ा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दलित साहित्य का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी दलित साहित्य का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीरा डोम। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सिद्धनाथ कुमार की एकमात्र व्यंग कृति कौन सी है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से सिद्धनाथ कुमार की एकमात्र व्यंग कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए कमाल कुर्सी का। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाल एकांकियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आता है मजेदार मामा जी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सत्येंद्र शरत। फिर आता है झूठ का अलार्म। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वेद राही। उसके बाद आता है लाख की नाक। लाख की नाक इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और फिर आता है अप्सरा का तोता। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रीमती रेखा जैन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना लाल कवि द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना लाल कवि द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरिभक्ति विलास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक लाल कवि नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है? किसने लिखा है ये? तो इसके वास्तविक लेखक हैं सनातन गोस्वामी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने भारतेंदु को हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस आलोचक ने भारतेंदु को हिंदी का पहला गद्य काव्य लेखक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रताप नारायण टंडन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दक्षिणी हिंदी के अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो दक्षिणी हिंदी के अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वैली औरंगाबादी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह रमेश चंद्र शाह का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एक और लाल तिकोन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंधकार के निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है? तो किस निबंधकार के निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? तो कौन सी पत्रिका भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदी बंगवासी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाल नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आता है हम एक हैं। इसके लेखक कौन है? हम एक हैं। तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है रहा अनेक मंजिल एक। रहा अनेक मंजिल एक इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राधे श्याम प्रगल्भ। उसके बाद आता है बाल निकेतन। इसके लेखक कौन है? बाल निकेतन। तो इसके लेखक हैं सरस्वती कुमार दीपक। और फिर आता है बचत आंदोलन। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आनंद प्रकाश जैन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। सबसे पहले आता है पोस्टमैन। इसके लेखक कौन है? पोस्टमैन। तो इसके लेखक हैं रमेश बख्शी। उसके बाद आता है उठो लक्ष्मी नारायण हो। ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र मेनन। इसके बाद आता है दिल्ली पहुंचना है। इसके लेखक कौन है? दिल्ली पहुंचना है। तो इसके लेखक हैं असगर वसाहत। और फिर आता है 30 साल का सफ़रनामा। 30 साल का सफ़रनामा इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजीव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने कौन से सिद्धांत की स्थापना की है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कौन से सिद्धांत की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विशिष्टाद्वैतवाद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
अद्वैतवाद की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन बाल पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन सा बाल पत्रिका पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है बाल सखा, फिर वानर, फिर चंदा मामा और फिर पराग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाल सखा प्रकाशित हुई थी 1917 में, वानर प्रकाशित हुई थी 1931 में, चंदा मामा प्रकाशित हुई थी 1949 में और पराग प्रकाशित हुई थी 1959 में। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा निर्गुण संत सबसे अधिक शिक्षित संत माना जाता है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो कौन सा निर्गुण संत सबसे अधिक शिक्षित संत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुंदरदास जो है ये सबसे अधिक पढ़े लिखे संत हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोथी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पोथी ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरभान। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी समझदारी का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? तो ईमानदारी समझदारी का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेणी प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, वेणी प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़े कुछ पंक्तियां दी गई हैं, तो इनको बताना है किसने क्या कहा है। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचख्यते, ये किसने कहा है? तो ये लिखा है दंडी ने। उसके बाद तस्मान कर्तव्य, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है रुद्रट ने। प्रतिभानुग्रह वसात, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अभिनव गुप्त ने। और फिर यथा स रस वनम सर्वालंकार जीवितम, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कुंतक ने। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटककार किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटककार किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराजा विश्वनाथ सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो बहुत हिंदी भाखियो, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? किसने लिखा है? ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित निबंध सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। तो इनमें से कौन सा निबंध जो है जिसके लेखक सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विषाद योग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ऋतुकाल का कौन सा कवि राष्ट्रीय कवि माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ऋतुकाल का कौन सा कवि राष्ट्रीय कवि माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूषण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राम रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? राम रासो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माधव दास चरण। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। युद्धरत आदमी की पत्रिका की संपादिका कौन है?
तो युद्धरत आम आदमी की पत्रिका की संपादिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रमणिका गुप्ता। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अपनी कुछ पर कृति चोरो, यथाशक्ति पर अक्षर जोरो। ये पंक्ति किस कवि की है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आलम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का प्रथम हाइकू काव्य संग्रह किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का प्रथम हाइकू काव्य संग्रह किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत क्षितिज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन साप्ताहिक पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन सा पत्रिका जो है पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले आता है पांचजन्य, फिर धर्मयुग, फिर दिनमान और फिर परिप्रश्न। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पांचजन्य ये प्रकाशित हुई थी 1947 में, धर्मयुग प्रकाशित हुई थी 1950 में, दिनमान प्रकाशित हुई थी 1965 में और परिप्रश्न प्रकाशित हुई थी 1970 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रेक के बाद उपन्यास की लेखिका कौन है? तो एक ब्रेक के बाद उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलका सरावगी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ मतिराम ने नहीं लिखा है? तो किस ग्रंथ के रचयिता मतिराम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्रसाल दशक। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिखा और ललित ललाम इनके लेखक हैं मतिराम। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्य दर्पण किसकी रचना है? तो रहस्य दर्पण किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चरणदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, चरणदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यास अमृत राय द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास अमृत राय ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारा आकाश। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अभंग गाथा नाटक के लेखक कौन है? अभंग गाथा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोहन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, नरेंद्र मोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुणहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा संबंधनी सभा के संस्थापक कौन है? तो भाषा संबंधनी सभा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बाबू तोताराम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावरो जू रावणो यो विरह बिकानी बाल, वन वन वावरी लो तकियों करित हैं। ये किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबू राधा कृष्ण दास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविकुल कौमुदी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो कविकुल कौमुदी संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा चरण गोस्वामी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले सागर लहरें और मनुष्य, फिर आधा गांव, फिर जल टूटता हुआ और फिर सोना माटी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
सागर, लहरें और मनुष्य ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। आधा गांव प्रकाशित हुई थी 1966 में। जल टूटता हुआ ये प्रकाशित हुई थी 1969 में। और सोना माटी ये प्रकाशित हुई थी 1983 में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरुतुंग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित महेंद्र भल्ला का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से महेंद्र भल्ला का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक पति के नोट्स। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की, अरबी, हिंदी भाषा जेती आही, जामे मारक प्रेम का सबे सराहे ताही, ये किस कवि की पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जायसी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित केशवदास का प्रशस्ति काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इनमें से केशवदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवा वावनी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस वाटिका पत्रिका के संपादक कौन है? तो रस वाटिका पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राय देवी प्रसाद पुण्य। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रलोक की यात्रा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शरद जोशी के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रकाशित हुई थी परिक्रमा, फिर राह किनारे बैठे, दूसरी सतह और फिर हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। परिक्रमा प्रकाशित हुई थी 1958 में, राह किनारे बैठे ये प्रकाशित हुई थी 1972 में, दूसरी सतह ये प्रकाशित हुई थी 1976 में, और हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे ये प्रकाशित हुई थी 1987 में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अनुभव प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा कवि चंद्रशेखर वाजपेयी ने नहीं लिखा है? तो इनमें से कौन सी रचना कवि चंद्रशेखर वाजपेयी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज विनोद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ईश्वर पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो ईश्वर पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्माकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रविंद्रनाथ त्यागी के व्यंग संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले प्रकाशित हुई थी खुली धूप में नाव पर, फिर मल्लीनाथ की परंपरा, फिर देवदार का पेड़, और फिर इस देश के लोग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। खुली धूप में नाव पर यह प्रकाशित हुई थी 1963 में, मल्लीनाथ की परंपरा यह प्रकाशित हुई थी 1969 में, देवदार का पेड़ यह प्रकाशित हुआ था 1973 में, और इस देश के लोग यह प्रकाशित हुई थी 1982 में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालचक्र निबंध के लेखक कौन है? कालचक्र इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
ऋतुकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऋतुकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर। किस आलोचक ने चंद्रवरदाई को अपभ्रंश का अंतिम कवि माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस आलोचक ने चंद्रवरदाई को अपभ्रंश का अंतिम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लतीफ़ के व्यंग निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी बीमार ना होने का कारण, फिर प्रकाशित हुई थी जूते का दर्द, फिर मुर्दानामा और फिर बुद्धिमानों से बचिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बीमार ना होने का कारण ये प्रकाशित हुआ था 1977 में। जूते का दर्द ये प्रकाशित हुआ था 1980 में। मुर्दानामा प्रकाशित हुआ था 1984 में। और बुद्धिमानों से बचिए ये प्रकाशित हुआ था 1988 में। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न नेट में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यक यक बोल ना मंजू आन तकरीर हिंदवी सब बखान, ये पंक्ति किस कवि की है? किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसके लेखक हैं सैयद मोहम्मद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति रस बोधिनी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भक्ति रस बोधिनी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियादास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथों का इनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनसे जुड़े प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो कौन सा इतिहास ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया? तो सबसे पहले आता है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी सन 1878 में। फिर द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रेसन। ये प्रकाशित हुई थी सन 1889 में। फिर मिश्र बंधु विनोद, ये प्रकाशित हुई थी 1913 में, 1913। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये प्रकाशित हुआ था 1929, 1929 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अन्य भाषाओं से शब्द लेने का बिल्कुल विरोधी नहीं करता हूँ, ये कथन किसका है? तो मैं अन्य भाषाओं से शब्द लेने का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाली क्रांति कथा किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रिपोर्टाज के अंतर्गत, नेपाली क्रांति कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनी घाटी का सूरज उपन्यास किसका है? तो सुनी घाटी का सूरज किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीलाल शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गोपाल राय। उर्दू पत्र अखबार के संपादक कौन थे? तो उर्दू पत्र अखबार के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह नरेंद्र कोहली का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह नरेंद्र कोहली का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोला पंडित का बैठक। तो भोला पंडित की बैठक जो है इसके लेखक नरेंद्र कोहली नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सजनी मन पास नहीं हमरे
तुम कौन को का समुझावती हो, ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से राम काव्य परंपरा का कवि नहीं है, तो इनमें से कौन राम काव्य परंपरा का कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत आती हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है, तो निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित करना है। तो पहले आता है दरिंदे, ये किसने लिखा है? इसके लेखक हैं हमीदुल्लाह। फिर आता है हत्या एक आकार की, इसके लेखक हैं ललित सहगल। फिर आता है हवाओं का विद्रोह, इसके लेखक हैं विभू कुमार। और फिर आता है मरजीवा, इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ जहाँ इतने गुण सीखे वहाँ प्रीति निवाहन क्यों ना सीखे, तो ये पंक्ति किस नाटक की है? तो फिर से पढ़ते हैं। नाथ जहाँ इतने गुण सीखे, नाथ जहाँ इतने गुण सीखे वहाँ प्रीति निभाना क्यों ना सीखा, ये पंक्ति किस नाटक की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रावली। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक ने परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कृति मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन से आलोचक ने परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कृति मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांवरे लाल के सांवरो रूप मैं नैनन को कजरा करी राखियो, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो फिर से पढ़ते हैं। सांवरे लाल के सांवरो रूप मैं नैनन को कजरा करी राखियो, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देव। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रमेश बख्शी की एकमात्र व्यंग्य कृति कौन सी है? तो इनमें से रमेश बख्शी की एकमात्र व्यंग्य कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुस्ताखी माफ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साप्ताहिक पत्रिका अयोध्या संवाद के संपादक कौन है? तो साप्ताहिक पत्रिका अयोध्या संवाद के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरद शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या संवाद किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये जो है साप्ताहिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथकीय आलोचना के समीक्षक नहीं है, तो इनमें से कौन मिथकीय आलोचना के समीक्षक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा प्रसाद पांडेय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीक्ष्ण छुरी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सलाम हिंदी दलित कहानी के लेखक कौन है? तो सलाम हिंदी दलित कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी से राजभवन तक हिंदी दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका टीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो झोपड़ी से राजभवन तक हिंदी दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाटकों को इनके नाटककारों के साथ सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आता है आठवां सर्ग। आठवां सर्ग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। फिर आता है खंडित यात्राएं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। ममता के लेखक कौन है? ममता नाटक। तो इसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। और फिर आता है युगे युगे क्रांति, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न जो है नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। अभी तक जो है हमारा 300 प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुका है। कल पार्ट 4 की शुरुआत होगी और कल भी जो है हम 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ऐसे करके संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।